वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 13 एक बूंद, जिसके अंदर हमने कविता का पूरा भावार्थ देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं अभ्यास के अंदर मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न के अंदर प्रश्न नंबर 1 है प्रश्नों के उत्तर बताओ। उसके अंदर 1, 2, 3, 4 प्रश्न हैं। तो पहले हम सारे प्रश्न पढ़ लेते हैं, फिर उसके उत्तर एक साथ देखेंगे। हमारा प्रश्न क है, बूंद किसकी गोद में निकलकर आगे बढ़ी थी। प्रश्न क है, बूंद को क्या भय था। प्रश्न ग है, बूंद समुद्र तक कैसे पहुंची। और प्रश्न घ है, बूंद अनमनी क्यों हो रही थी। तो अब हम देखेंगे मौखिक प्रश्नों के उत्तर। हमारा प्रश्न क था, बूंद किसकी गोद से निकलकर आगे बढ़ी थी। तो हमारी पहली कविता की पहली लाइन में ही बताया गया था कि बूंद किसकी गोद में से निकली थी, बादलों की। ओके, तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, बूंद बादलों की गोद से निकलकर आगे बढ़ी थी। हमारा प्रश्न ख था, बूंद को क्या भय था। तो क्या भय था कि वो बचेगी या फिर धूल में मिल जाएगी, उसके साथ क्या होगा उसका भय था। तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, बूंद को भय था कि बचेगी या फिर धूल में मिल जाएगी। प्रश्न ग था, बूंद समुद्र तक कैसे पहुंची। तो कैसे पहुंचती है कि बहुत हवा चलती है, उसकी वजह से वो समुद्र तक पहुंच जाती है। तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, बूंद हवा के द्वारा समुद्र तक पहुंची। प्रश्न घ था, बूंद अनमनी क्यों हो रही थी। तो क्यों अनमनी हो रही थी कि समुद्र की ओर आने के कारण उसको अनमनी यानी बेचैनी हो रही थी। ओके, तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, बूंद समुद्र की ओर आने पर अनमनी हो रही थी। अब देखेंगे लिखित प्रश्न। उसके अंदर प्रश्न 2 है, प्रश्नों के उत्तर लिखो। इसके अंदर 1, 2, 3, 4 प्रश्न दिए गए हैं। तो पहले सारे प्रश्नों को एक साथ पढ़ लेते हैं, फिर उसके उत्तर एक साथ देखेंगे। प्रश्न क है, कवि और कविता का नाम लिखो। प्रश्न ख है, लोग घर छोड़ते समय झिझकते क्यों है। प्रश्न ग है, बूंद अंत में कहाँ पहुंची और क्या बनी। और प्रश्न घ है, इस कविता का मुख्य संदेश क्या है, लिखो। अब देखेंगे लिखित प्रश्नों के उत्तर को। तो पहले देखेंगे प्रश्न क, कविता और कविता का नाम लिखो। तो कविता का नाम क्या था, एक बूंद, और कवि का नाम क्या था, अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनका उपनाम है हरिऔध। ओके, तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध इन्वर्टेड कॉमा करके हरिऔध, और कविता का नाम एक बूंद है। हमारा प्रश्न ख था, लोग घर छोड़ते समय झिझकते क्यों है। तो क्यों झिझकते हैं कि वो भी बूंद की तरह सोचते हैं कि हमारे साथ क्या होगा और कहाँ पहुंच जाएंगे, वो अपने लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे कि नहीं, ऐसा सोचते हैं। तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, लोग घर छोड़ते समय इसलिए झिझकते हैं क्योंकि उनका हाल बूंद की तरह हो जाता है। उनका लक्ष्य क्या है और वे कहाँ चले जाएंगे, यह सुनिश्चित नहीं होता। हमारा प्रश्न घ था, प्रश्न ग था, बूंद अंत में कहाँ पहुंची और क्या बनी। तो अंत में बूंद कहाँ पहुंच जाती है, समंदर के पास सीपी में, और क्या बन जाती है, मोती।
ओके, तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, बूंद अंत में सीपी के मुंह में पहुंची और मोती बन गई। हमारा प्रश्न घ था, इस कविता का मुख्य संदेश क्या है, लिखो। तो क्या है इस कविता का मुख्य संदेश, कि हमें हमेशा बिना डरे निर्भय होकर आगे बढ़ना चाहिए। तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, इस कविता का मुख्य संदेश निर्भय होकर आगे बढ़ना है। लिखित प्रश्नों के बाद अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3, कविता की पंक्तियां पूरी करो। पहली पंक्ति है, ज्यों निकलकर खाली जगह कुछ आगे बढ़ी। तो ये हमारी कविता की पहली पंक्ति है, जिसके अंदर आएगा, ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। तो ये फर्स्ट वाली पंक्ति है, उसकी 2 लाइनें हैं, वो यहाँ पे लिखनी है। दूसरी पंक्ति है, देव मेरे खाली जगह मैं बचूंगी या खाली जगह। तो इसके अंदर कौन सी पंक्ति आएगी, जब बूंद, सेकंड वाली, जब बूंद भगवान को कहती है कि उसके भाग्य में क्या लिखा होगा। ओके, तो वो पंक्ति है, देव मेरे भाग्य में क्या वादा क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। ओके, ये पंक्तियां आप कब फील कर सकते हो, जब आपको पूरी कविता कंठस्थ होगी, तभी ये पंक्तियों को आप फील भर सकते हो। ओके, इसीलिए कविता को कंठस्थ करना बहुत जरूरी है। अब देखेंगे भाषा की बात, यानी हमारे चैप्टर का ग्रामर सेक्शन। उसके अंदर दिया गया है प्रश्न 1, हिंदी शब्दों का अंग्रेजी शब्दों से मिलान करो। गोद, तो वो हिंदी शब्द का अंग्रेजी शब्द क्या होगा, LAP, लैप। भाग्य, उसका अंग्रेजी शब्द बनेगा लक। बूंद, उसका अंग्रेजी शब्द बनेगा ड्रॉप। सीप, उसका अंग्रेजी शब्द बनेगा ऑयस्टर। मोती, उसका अंग्रेजी शब्द बनेगा पर्ल। समुंदर, उसका अंग्रेजी शब्द बनेगा सी। सुंदर, उसका अंग्रेजी शब्द बनेगा ब्यूटीफुल। काल, उसका अंग्रेजी शब्द बनेगा टाइम एरा। अब देखेंगे प्रश्न 2, दिए गए पर्यायवाची शब्दों को सही स्थान पर लिखो। यहाँ पे जो शब्द लिखा है उसके पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द लिखने हैं इसके अंदर से ढूंढ के। ओके, पहला वर्ड लिखा है कमल, तो उसके समानार्थी शब्द बनेंगे पंकज और जलज। पंकज और जलज को भी कमल कहा जाता है। पवन, उसके समानार्थी शब्द बनेंगे हवा और दूसरा बनेगा वायु। ओके, धूल, उसके समानार्थी शब्द है मिट्टी और गर्द। ओके, ये दोनों धूल के समानार्थी शब्द है। बादल, उसके समानार्थी शब्द बनेंगे घन और मेघ। ओके, घन और मेघ बादल के समानार्थी शब्द है। मन, उसके समानार्थी शब्द बनेंगे हृदय और बनेगा जी। ओके, दोनों ही मन के ही समानार्थी शब्द है। उसके बाद क्वेश्चन 3 के अंदर दिया गया है, वचन बदलो यानी चेंज द नंबर। बूंद, तो उसका एक वचन है, तो उसका हमें बहुवचन करना है। तो बूंद का बहुवचन क्या बनेगा, बूंदे। उसी तरह अंगारा एक वचन है, तो उसका बहुवचन क्या बनेगा, अंगारे। सीप, तो उसका बहुवचन बनेगा सीपे। सीप एक वचन है, जबकि बहुवचन बनेगा सीपे। कविता एक वचन है, उसका बहुवचन बनेगा कविताएं। ओके, जब ये कविताएं बहुवचन बनाए तब उसके ऊपर चंद्र बिंदी करना जरूरी है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 4,
बूंद कविता का सार मातृभाषा में लिखो। जो हमने बूंद कविता देखी उसका सार यानी उसका जो मोरल है, उसकी समरी है, पूरी कविता की जो समरी है, उसका सार है, उसका सारांश जो आपको समझ में आया है, उसको आपको आपकी मातृभाषा में यानी आपकी मदर टंग में आपको लिखना है कि बूंद कैसे बादल में से गिरती है, फिर वो क्या सोचती है, फिर उसके साथ क्या होता है और उसके द्वारा हमें क्या बताया गया है। ये चारों अलग अलग पंक्तियों के अंदर बूंद के बारे में जो भी लिखा गया है उसको आपको समरी के रूप में आपकी मदर टंग में नोटबुक के अंदर लिखना है और ये एक्सरसाइज आपको खुद से करनी है। ओके, तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।